ये है मेक्सिको, 13 करोड़ की आबादी वाला दुनिया का 10वां सबसे बड़ा कंट्री। मेक्सिको 21वीं सदी के सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीज में से एक है और इसकी वजह इसकी लोकेशन और हिस्ट्री है। मेक्सिको के नॉर्थ में अमेरिका है, साउथ और वेस्ट में पैसिफिक ओशन है, साउथ ईस्ट में ग्वाटेमाला, बेलीज और कैरेबियन सी है, जबकि ईस्टर्न साइड पर गल्फ ऑफ मेक्सिको है। मेक्सिको हजारों साल से डिफरेंट कल्चर्स और सिविलाइजेशंस का गढ़ रह चुका है। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड इजिप्ट में नहीं बल्कि मेक्सिकन स्टेट ऑफ पुएब्ला में है, जिसे द पिरामिड ऑफ चोलुला कहा जाता है। यूरोपियंस के आने से पहले यहाँ पर बहुत से कल्चर्स और सिविलाइजेशंस थी। सबसे पहले यहाँ ओल्मेक्स आबाद थे, फिर अराउंड 200 AD में यहाँ मायंस आए और करीबन 700 साल तक सेंट्रल और साउथ अमेरिका पर हुकूमत की। मायन सिविलाइजेशन अपने वक्त की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन थी, जिसकी डिसअपीयरेंस आज भी किसी मिस्ट्री से कम नहीं। उनकी मैथ्स, एग्रीकल्चर और एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज उस टाइम के लिहाज से अनबिलीवेबल थी। लेकिन फिर 950 AD के अराउंड ये सिविलाइजेशन मिस्टीरियसली खत्म हो गई। फिर 10वीं और 11वीं सदी में टोल्टेक्स आए और फिर उनके बाद 13वीं सदी में यहाँ एज़टेक्स आबाद हुए और फिर 14वीं सदी तक यूरोपियंस के यहाँ आने तक वही सेंट्रल मेक्सिको पर रूल करते रहे। इन हजारों सालों में एक चीज कॉमन रही है और वो है लोगों के रहने का पैटर्न। आज भी मेक्सिको की अराउंड 60% पॉपुलेशन इस पतली सी स्ट्रिप में रहती है, जो कि मेक्सिको के टोटल लैंड एरिया का सिर्फ 18% बनता है। मतलब बाकी करीबन 82% मेक्सिको बिल्कुल खाली है। लेकिन ऐसा क्यों है? हजारों साल से मेक्सिको में इंसान इस छोटे से एरिया में क्यों रहते आए हैं? और एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि फ्यूचर में ऐसा क्या होने जा रहा है जो मेक्सिको को एक इकोनॉमिक जायंट बना सकता है। मेक्सिको में लोग सिर्फ इस छोटे से एरिया में क्यों रहते हैं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है मेक्सिको की ज्योग्राफी। मेक्सिको की सिर्फ 13% जमीन एग्रीकल्चर के काबिल है। मेक्सिको के नॉर्थ में इस सारे एरिया में खुश्क और गर्म रेगिस्तान है, जहाँ पर खेती बाड़ी करना और खाना उगाना तकरीबन नामुमकिन है। इसी तरह मेक्सिको के साउथ में इस सारे एरिया में घने जंगल हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज रोड्स या बिल्डिंग्स बनाने के लिए आपको खुश्क कंक्रीट चाहिए, मगर यहाँ पर बारिश इतनी है कि ये होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और इसीलिए मेक्सिको के इस 1100 किलोमीटर लंबे सदर्न बॉर्डर्स पर सिर्फ 8 पक्की सड़कें हैं, जो मेक्सिको को सेंट्रल अमेरिका से कनेक्ट करती हैं। और इसी तरह अगर हम थोड़ा और साउथ में आए तो यहाँ पर पैनामा और कोलंबिया के बीच एक भी रोड नहीं जो अमेरिका के इन दो हिस्सों को आपस में कनेक्ट करे। एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल दीज ज्योग्राफिक कॉम्प्लिकेशंस, ऑलमोस्ट 70% मेक्सिको पहाड़ों से कवर्ड है और इन पहाड़ों ने मेक्सिको के लिए बहुत ही अनफेवरेबल हालात पैदा किए हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इन पहाड़ों को काट कर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ही मुश्किल और महंगा काम है और इसीलिए मेक्सिको का ये सेंट्रल पार्ट जहाँ पर लोग रहते हैं, मेक्सिको के बाकी हिस्सों से इन माउंटेन रेंजेस की वजह से कटा हुआ है। यही वजह है कि इवन गवर्नमेंट के लिए इस सारे एरिया को कंट्रोल और मॉनिटर करना बहुत मुश्किल है। तो ग्वाटेमाला और बेलीज से लेकर मेक्सिको के नॉर्दर्न बॉर्डर तक इस सारे एरिया की निगरानी करना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल है और इसीलिए यहाँ से ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग बहुत कॉमन है। एक तरफ ये ड्रग्स सदर्न मेक्सिको से सेंट्रल मेक्सिको में स्मगल होते हैं और फिर यहाँ से ये नॉर्दर्न बॉर्डर के थ्रू अमेरिका स्मगल होते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि रेगिस्तान और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो इस वजह से पुलिस के लिए इस स्मगलिंग को रोकना बहुत ही मुश्किल काम है। सेंट्रल मेक्सिको में ज्यादा पॉपुलेशन होने की एक वजह ये भी है कि पूरे मेक्सिको में ये जमीन सबसे ज्यादा फर्टाइल है। ये सारा एरिया वोल्केनोस से भरा हुआ है और इसीलिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाज जिसे भुट्टा या कॉर्न कहते हैं, हिस्टोरिकली सबसे पहले इधर ही उगाया गया था। ये एरिया एग्रीकल्चर और इरिगेशन के लिए आइडियल है और इसीलिए हजारों साल से सारी सिविलाइजेशंस इधर ही आबाद होती थी। इसी तरह मेक्सिको की इकोनॉमी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट शहर वेराक्रूज है। वेराक्रूज मेक्सिको के ईस्टर्न बॉर्डर पर समुद्र से जुड़ा हुआ एक कोस्टल सिटी है। पूरे
मेक्सिको की 35% वाटर सप्लाई यहाँ से ही आती है। यही वो पॉइंट है जहाँ से स्पेनिश, अमेरिकन और फ्रेंच आर्मी 16th और 19th सेंचुरी में मेक्सिको में घुसी और उसके कैपिटल मेक्सिको सिटी को कैप्चर किया। मेक्सिको सिटी के आसपास बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है जो उसे एक्सटर्नल अटैक से प्रोटेक्शन तो देती है, मगर ये पहाड़ मेक्सिको की कोस्टल लाइन प्रोटेक्ट करने में एक बहुत बड़ी रुकावट भी है। इसीलिए 20th सेंचुरी से पहले मेक्सिको एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए बहुत ही वनरेबल था। फिर 1873 में वेराक्रूज से मेक्सिको सिटी तक 200 माइल्स के इस डिस्टेंस पर बहुत ही मुश्किल से एक रेलवे ट्रैक बिछाया गया और इसी टाइम पर मेक्सिको के पड़ोसी यूनाइटेड स्टेट्स में करीबन 50,000 माइल्स पर रेल रोड नेटवर्क बिछाया जा चुका था, क्योंकि अमेरिका की ज्योग्राफी मेक्सिको के मुकाबले में बहुत फ्लैट और इवन थी और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से अमेरिका मेक्सिको से बहुत आगे निकल गया। तो मेक्सिको की यही जियोग्राफिकल कॉम्प्लिकेशंस बहुत बड़ी वजह हैं मेक्सिको के इस पॉपुलेशन पैटर्न की और मेक्सिको के नॉर्दर्न अमेरिका से पीछे रह जाने की। लेकिन पिछले कुछ सालों में मेक्सिको में एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। 2010 से 2023 के बीच अमेरिका से मेक्सिको तक 17 गैस पाइपलाइंस बिछाई गई हैं और ज्यादातर गैस अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पर लगाए गए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स तक पहुंचाई गई है, जिसके दो फायदे हुए हैं। एक तो सस्ती गैस की वजह से मेक्सिको की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत बूस्ट आया है और दूसरा सस्ती लेबर की वजह से ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम हो गई है और इसी अपॉर्चुनिटी को भांपते हुए बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज अब मेक्सिको में अपनी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर रही हैं। निसान आज अपने होम कंट्री जापान से कई ज्यादा गाड़ियां मेक्सिको में मैन्युफैक्चर करती है। मेक्सिको आज दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गाड़ियां एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है। इसी तरह 2019 में मेक्सिको कनाडा और चाइना को पीछे छोड़कर यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर मेक्सिको की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इसी स्पीड से आगे बढ़ती रही तो अगले 20 सालों में मेक्सिको दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। और जैसे जैसे मेक्सिको की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक्सपैंड करेगी वैसे ही मेक्सिको का पॉपुलेशन पैटर्न भी चेंज होगा। बहुत से लोग इस सेंट्रल एरिया से निकलकर नॉर्दर्न बॉर्डर पर सेटल होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस एरिया में बहुत सी फैक्ट्रीज सेटअप हो रही हैं और बिल्कुल बॉर्डर पर होने की वजह से इन फैक्ट्रीज से निकलने वाले प्रोडक्ट्स पर अमेरिका में कोई एडिशनल टैक्स भी नहीं। लग ऐसे ही रहा है कि मैक्सिकन्स ने अब अपनी बुरी ज्योग्राफी का हल निकालने का फैसला कर लिया है और जब कोई नेशन कलेक्टिवली ऐसा फैसला कर ले तो फिर उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।